उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, जिसके 30 सामान्य अध्ययन प्रश्न के लिए ये सीरीज है। तो आइए आज के वीडियो में हम देखते हैं उन 30 क्वेश्चन जो कि उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 के सिलेबस के अनुसार है, जिसमें 30 क्वेश्चनों को आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों की उपयोगिता के औचित्य का आधार है। 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें ऑप्शन ए है कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना, कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या को कम करना, विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना, अधिगम कार्यों में विद्यार्थियों के प्रभावी ढंग से लगाना। तो शिक्षण संबंधी सहायक उपकरण की उपयोगिता के औचित्य का आधार का सही इसमें विकल्प होगा विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, शोध करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी आरंभिक अनिवार्यता की अपेक्षा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है, अनुसंधान अभिकल्प विकसित करना, या बी अनुसंधान प्रश्न तैयार करना, या प्रदत्त विश्लेषण प्रक्रिया के संबंध में निर्णय लेना, या डी है अनुसंधान परिकल्पना निर्मित करना। तो ऑप्शन 2 का जो राइट ऑप्शन है बी अनुसंधान प्रश्न तैयार करना। जब शोध करने के लिए कार्य करेंगे तो पहले क्या करेंगे, अनुसंधान का प्रश्न ही तैयार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम तरीका है। ऑप्शन 3 में जो ऑप्शन राइट होगा वो क्या होगा, इसमें राइट ऑप्शन होगा मूल्यों पर आदर्शात्मक प्रस्तुति विमर्शी सत्र, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना नीट निम्नलिखित में किसका संक्षिप्त रूप है। तो राइट ऑप्शन नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, नीट का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, शोध प्रबंध लिखने का प्रारूप वही होता है जो निम्नलिखित में होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, शोध के लघु शोध प्रबंध में, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा 5वें का, कि शोध प्रबंध लिखने का प्रारूप वही होता है जो निम्नलिखित में शोध के लघु शोध प्रबंध में होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जॉयस्टिक किस प्रकार की युक्ति है। जॉयस्टिक किस प्रकार की युक्ति है। ऑप्शन 6 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, इनपुट होता है। जॉयस्टिक जो होता है इनपुट होता है। जैसे ये एक डिवाइस है, इसका प्रयोग मुख्यतः गेमिंग में किया जाता है। कुछ अन्य इनपुट डिवाइस के उदाहरण होते हैं जैसे कीबोर्ड, माउस और माइक्रोफोन। तो ये इनपुट है, यानी ये बाहर होते हैं। टच स्क्रीन या मॉडेम की अगर बात करें तो इनपुट और आउटपुट दोनों में होते हैं। टच स्क्रीन जो टच स्क्रीन होता है कंप्यूटर का, और मॉडेम। क्वेश्चन नंबर 7, ऐसा वायरस जिससे यूजर इंटरेक्शन के बिना ही एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अंतरित किया जा सकता है, इसे क्या कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा वर्म, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, वर्म इसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दशमलव संख्या 75 का द्विआधारी समतुल्यांक क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, कितना समय लगता है। राइट ऑप्शन 23 करोड़ वर्ष का समय लगता है परिक्रमा करने में सूर्य को। और परिक्रमा की यही अवधि जो होती है इसी को बोलते हैं ब्रह्मांड वर्ष। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी 23.5 अंश उत्तरी, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा कि भारत को 2 लगभग बराबर भागों में कौन विभाजित करता है। तो 23.5 अंश अक्षांश जो है वो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। इसी को कर्क रेखा कहते हैं, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसे भारत के 8 राज्यों गुजरते हुए दिखाया जाता है, यानी ये भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन सी पर्वत श्रेणी है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, पटकोई श्रेणी। पटकोई श्रेणी ये हिमालय श्रेणियों में स्थित है, जिसका निर्माण टर्सरी युग में हुआ है। शेष सभी दक्षिण और मध्य भारत में स्थित है, जो प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। चूँकि प्रायद्वीपीय पठार भारत का सर्वाधिक प्राचीनतम भूखंड है, तो इसलिए यहाँ पर जो नवीनतम श्रेणी है वो पटकोई है। सोन नर्मदा कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है अमरकंटक। ऑप्शन बी राइट है। सोन और नर्मदा दोनों का उद्गम जो होता है अमरकंटक से ही होता है। सोन नदी उत्तर में प्रवाहित होते हुए पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है, जबकि नर्मदा जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए खम्पात की खाड़ी में गिर जाती है। नर्मदा जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा भ्रंश घाटी से होकर बहती है। पर्यावरण किससे बनता है? क्वेश्चन नंबर 13 है, पर्यावरण किससे बनता है? तो पर्यावरण जो बनते हैं वो उपयुक्त सभी यानी जीवी घटकों से, भू आकृति घटकों से और अजैव घटकों से मिलके बनते हैं, इसलिए यहाँ पर सभी ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो ग्रीन पीस जो इंटरनेशनल मुख्यालय है, गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है ये, इसका कार्यालय है एम्स्टर्डम में। ऑप्शन ए। एम्स्टर्डम जो है ये है नीदरलैंड की राजधानी। वहीं हेग को नीदरलैंड की प्रशासनिक राजधानी का दर्जा दिया जाता है, हेग को। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा एक जीवी संगठक नहीं है? तो संगठक नहीं है इसमें क्वेश्चन नंबर 15 का ए, वायु नहीं है, जबकि जीवाणु, वनस्पति और जानवर ये इसके पारिस्थितिक तंत्र के संगठक हैं। बात करें अगर पर्यावरण के बांटने की, तो इसमें देखिए भौतिक या अजैविक जो संगठक होते हैं उसमें आता है स्थल, वायु और जल, ये भौतिकी में या अजैविक में आता है। जबकि जैविक संगठक की बात करें तो उसमें आते हैं पादप, मनुष्य, जंतु, वनस्पति, सूक्ष्मजीव, जानवर। जबकि ऊर्जा संगठक की अगर बात करें तो ऊर्जा संगठक में आता है सौरविक ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 16, पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि यानी बरसाती जमीन निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी के लिए यानी पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु और तलछट रोक करके नदियों को गादीकरण को जो कम करने हेतु। तो यहाँ पे जो गाद होता है उसको कम करने के लिए यानी ये सभी उपयुक्त हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो वन प्राणी बाघ की स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाए जाने का जो निर्णय लिया गया था, कब लिया गया था? 2010 में। ये कहाँ हुआ था निर्णय? सेंट पीटर्सबर्ग जो कि रूस में है, उसी में बाघ सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी कब बनाई गई? तो 18 का इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी, 1919 भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनी यानी विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन को राज्य परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट कहलाता है, जो कि 5 वर्ष के लिए होता है। उसके 60 सदस्य होते थे, जिनमें 26 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत होते थे, जबकि 34 जो होते थे वो निर्वाचित होते थे। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा कहलाता था, ये 3 वर्ष के लिए होता था। और उस समय केंद्रीय विधानसभा में 145 सदस्य थे, जिनमें 104 निर्वाचित होते थे, 41 मनोनीत होते थे। तो यानी 1919 भारत सरकार अधिनियम द्वारा होता था, जिसमें राज्य परिषद जो कि ऊपरी सदन है 5 वर्ष, कुल 60 सदस्य, 26 उसमें गवर्नर जनरल होते थे जो कि मनोनीत और 34 निर्वाचित होते थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, कारण? एक कथन है कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है।
अब देखिए कारण क्या है यहाँ, मौलिक अधिकारों का अमेरिका संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो 19 का क्या हो जाएगा, बी। ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं है। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, सही है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका संविधान के मॉडल से लेके, ए भी सही है, लेकिन व्याख्या एक दूसरे की नहीं करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो इसमें 20 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है। राज्य विधान परिषद का जो प्रावधान है वो 171 में रखा गया है, यानी कि ऑप्शन बी में। तो राज्य विधान परिषद का प्रावधान विधान परिषदों की संरचना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में है। अनुच्छेद 171 के अनुसार राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए, परंतु किसी राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की संख्या किसी भी दशा में 40 से कम भी नहीं होना चाहिए। देखिए वर्तमान में क्या है, जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित होने के बाद केवल 6 राज्यों में अभी है, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ही विधान परिषद है, जो कि 170 में विधानसभाओं के संरचना, अनुच्छेद 172 में राज्य के विधानमंडलों की अवधि, अनुच्छेद 173 में राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता है। तो यहाँ पर इन चारों का अगर व्याख्या देखें तो अनुच्छेद 170 में क्या है, विधानसभा की संरचना। यहाँ पे संरचना है विधानसभा की, कैसी संरचना होती है, जबकि 172 में अगर देखें तो विधानमंडल की अवधि है, विधानमंडल की अवधि है यहाँ पर। और जबकि अनुच्छेद 171 में क्या है, राज्य विधान परिषद के जो निर्धारित प्रावधान है कि संविधान में रखा गया वो है, जबकि अनुच्छेद अगर 173 की बात करें तो विधानमंडल की सदस्यता के लिए जो अर्हता है वो अनुच्छेद 173 में है। क्वेश्चन नंबर 22, ऋग वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, बलि और कर्म कांड में, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में लोग प्रकृति की शक्तियों जैसे वैदिक देवता एवं देवियों की प्रार्थना करते थे, जिसमें यज्ञ करते थे, इसमें बलि और कुछ कर्म कांड में भी विश्वास की प्रधानता थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत द्वारा 6वें भारत यूरोप संघ साइबर संवाद का वर्चुअल प्रारूप में आयोजन कब किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो सी हो जाएगा, 14 दिसंबर 2020 को हुआ था भारत का 6वां भारत यूरोपीय संघ साइबर संवाद। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह यही प्रमुख कारण था, तत्कालिक कारण। क्वेश्चन नंबर 25 है, पिछड़े वर्ग के उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था। तो राइट ऑप्शन सत्यशोधक समाज का था ये, पिछड़े वर्ग का उत्थान सत्यशोधक समाज का मुख्य कार्यक्रम था। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो सत्यशोधक समाज का जो स्थापना हुआ था 1873 में हुआ था, और इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। यह आंदोलन दलित और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए चलाया गया था। इसका सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक तथा गुलामगिरी की भी रचना है आलोचनात्मक रूप में, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक तथा गुलामगिरी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। तो दादा भाई नौरोजी, जो कि 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन अध्यक्ष पद को लेकर के पार्टी में विभाजन की नौबत भी आ गई थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन उस समय टल गया। दादा भाई नौरोजी लगभग सभी राष्ट्रवादी एक सच्चा देशभक्त मानते थे। राजनीतिक विचारों से दादा भाई पूर्ण राजभक्त थे। वह समझते थे कि भारत में अंग्रेज राज्य से बहुत लाभ हुआ है। वह इस सहचार के सदा बने रहने में अभिरुचि रखते थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उन्हें दादा भाई नौरोजी को ही बनाया गया था अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्ररोधक टैंक प्रदान किया था। तो 27 का ऑप्शन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी ऑप्शन सी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्ररोधक टैंक प्रदान किया था। C32 LS2 नाम का यह प्ररोधक टैंक HAL द्वारा निर्मित था और सबसे बड़ा
क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक भी है। यह एक विकासात्मक क्रायोजेनिक प्रोडक्ट टैंक है, एल्युमिनियम युक्त मिश्र धातु से बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, अटल नव प्रवर्तन यानी इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया था? तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा 28 का सी, नीति आयोग। अटल नव प्रवर्तन यानी इनोवेशन मिशन नीति आयोग के द्वारा स्थापित किया गया है। 2015 में नीति आयोग का घोषणा किया गया था। अटल नव प्रवर्तन मिशन संघीय बजट 2015 में की गई थी नीति आयोग के अधीन। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना और उसी 2015 में ही अटल नव प्रवर्तन इनोवेशन मिशन अधीन स्थापित हुआ। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। उससे पहले अटल नव प्रवर्तन में होता क्या है ये भी जान लेते हैं। तो अटल नव प्रवर्तन मिशन जो है 2015 में जो संघीय बजट में घोषणा की गई थी, इसका उद्देश्य है देश भर में स्कूलों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, MSMI क्षेत्र तथा औद्योगिक स्तरों पर नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना और बेहतर वातावरण बनाना। इसका सामयिक संदर्भ 7 मार्च 2019 को केंद्रीय कैबिनेट ने अटल नवप्रवर्तन मिशन को जारी रखने की भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, वर्ष 2034 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 29, दिसंबर 2020 को एशियाई ओलंपिक परिषद की आम सभा में हुए मतदान के बाद वर्ष 2030 और 2034 में होने वाले एशियाई खेलों की मेजबानी का फैसला किया गया है। कतर की राजधानी दोहा में वर्ष 2030 में एशियाई खेलों का आयोजन होगा। रियाद, सऊदी अरब में वर्ष 2034 के एशियाई खेलों का आयोजन किया जाएगा। ज्ञातव्य को कतर में 2022 में फीफा विश्व कप भी होगा, जैसा कि पता ही होगा आप लोगों को भी 2022 में फीफा विश्व कप का आयोजन कतर में ही होगा। और 2030 का अब कतर की राजधानी दोहा में एशियाई खेल, जबकि रियाद सऊदी अरब में 2034 वाला एशियाई खेल का आयोजन होगा। और अंतिम क्वेश्चन, दिसंबर 2020 में भारत के शीर्ष रक्षा सूत्रों के अनुसार देश में पहले मैरीटाइम थिएटर कमांड का परिचालन कब से शुरू होगा? तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा बी, यानी वर्ष